कुछ आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए, मुझे सुना। अनुपम भाई ने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं मेरे बारे में कि मुझे आत्मकथा लिखने के बाद आत्म आलोचना के लिए बैठना पड़ेगा कि सचमुच मैं उन शब्दों के काबिल हूँ या नहीं। और यहाँ सब लोग बहुत ख़ास हैं। अनुपम भाई आए, परेश भाई आए, अनु भाई हैं, रघुवीर भाई हैं, जसपिंदर हैं, 1000 किलोमीटर से ईश्वर अंकल आए हैं, शकीला भाभी आई हैं, कॉमरेड आए हैं हमारे, नितिन भाई आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या, सब लोगों का वो टाइम निकाल के आई हैं, उनका कोई और कार्यक्रम था। मेरी गला बहुत ख़राब है, 2 दिन से डॉक्टर वोरा आए, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। ज़्यादा नर्वस होने की वजह से नहीं कर रही हूँ। कल उन्होंने मुझे दवाई दी है, बिल्कुल फिर भी गाना नहीं। तो ये मैं संक्षेप में कहूँगी क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कोई कुछ ऐसी ख़ास नहीं हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूँ, लेकिन अरब में कहावत है कि ईश्वर जब इंसान को बनाता है तो उसके कान में कह देता है कि तुम ख़ास हो। और मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति ख़ास है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक मतलब पापी से पापी आदमी के अंदर एक बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक ईश्वर उसको एक खासियत दे देता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे ये आत्मकथा क्यों लिखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया है। जैसे फिराक कहते हैं, ज़िंदगी क्या है, इसे आज ए दोस्त सोच लें और उदास हो जाएं। वहीं फैज़ कहते हैं, ज़िंदगी एक मुफलिस की क़िबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। कबीर कहते हैं, नैहर वाह हमका न भावे। और शेक्सपियर कहते हैं, लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ नॉइज एंड फ्यूरीज सिग्निफाइज नथिंग। तो अलग अलग लोगों ने ज़िंदगी के बारे में कहा है, लेकिन मैं अकबर इलाहाबादी के एक शेर से इत्तेफाक रखती हूँ, और शायद वो थोड़ी सी फ़िलॉसफी मेरी लाइफ की बन गई है। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, मैंने तो इस ख्याल को ही गोली मार दी। तो मैं ज़िंदगी में जो कुछ नहीं मिला उसको गोली मारती चली गई ख्यालों में। तो बाकी मैं थोड़ा सा झेल लीजिएगा, इतने सारे लोग आए हैं, मौका नहीं मिलेगा फिर आप लोगों से रूबरू होने का, क्योंकि आप लोग बहुत अनुपलब्ध लोग हैं। आपने इतना ज़िंदगी में अचीव किया है, इतने बड़ी जगह पे जो मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में बैठे हैं, और बाकी सारे लोग भी जो ख़ास हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस आत्मकथा का, मेरी माताजी बंगाली परिवार से, ब्राह्मण परिवार से थी। मेरे नाना मेरे मतलब ननिहाल जो था वो पूरा का पूरा कलाकारों का वो था, बंगाली थी चूँकि, और मेरे नाना क्रांतिकारी थे। अपनी तीनों बच्चियों को लेके जब उन पे कुछ अत्याचार हो रहे थे अंग्रेज़ों के, तो वो एक छोटी सी रियासत थी टीकमगढ़, वहाँ आ गए। उस रियासत के जो राजा थे वो उन दिनों क्रांतिकारियों को शरण दिया करते थे। तो मेरे नाना को वहाँ, उनका नाम था श्री बंसीनाथ चैटर्जी, उनको वहाँ पे शरण मिल गई, और शरण के साथ राजा ने उनको एक अच्छा खासा दीवान का ओहदा भी दिया। तो बड़े संपन्न परिवार से मेरी माताजी थी। उधर मेरे दादाजी, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये आगे कहानी खुलेगी। तो मेरे दादाजी जो थे वो आर्मी में कर्नल थे, और
पूरा जो ददिहाल था वो पूरा का पूरा आर्मी के ऑफिसर से भरा हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी, जिन्होंने लाहौर में शिक्षा ग्रहण की डीएवी कॉलेज से, अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े हुए थे, तो उनको 2 ही भाषाएं आती थी, उर्दू या अंग्रेज़ी। वो उन्होंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद पता नहीं उनको क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने एक नाटक कंपनी खोल ली, एक बहुत बड़ी नाटक कंपनी। नहीं, पानी से कुछ नहीं होगा, दवाई से होगा। तो इतने बड़े संसार में 200-250 लोगों की उन्होंने एक नाटक कंपनी खोली और अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन सब दिन होत ना एक समान। धीरे धीरे सिनेमा, जो आज हमारा पेट भर रहा है, उस समय उसने हमारे मुंह से रोटी छीन ली और सिनेमा ने थिएटर को बहुत पीछे कर दिया। उस ज़माने में 2, 4, 5 ही थिएटर कंपनियां होती थी, जिनमें एक मेरे पिताजी की थी। और जब धीरे धीरे थिएटर बंद होने लगे तो जितने भी विस्थापित कलाकार थे वो बाबूजी की कंपनी में आ गए। अब कंपनी बड़ी हो गई। अनुबंध ये होता था कि कंपनी चले तो पूरा राशन यानी पूरा पैसा दिया जाता था, और कंपनी बंद हो, शो नहीं हो तो आधा दिया जाता था। उस आधे में धीरे धीरे कर्जे बढ़ने लगे बाबूजी के। और बाबूजी ने ना कहना कहीं नहीं सीखा था, वो किसी को ना नहीं कहते थे, आ जाओ। माँ अगर बोलती थी कि कैसे करेंगे, इनकी तनख्वाह कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ये सिर्फ कलाकार हैं, ये कला ही जानते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे कर्जों के साथ माँ के गहने ख़त्म हुए। गहनों के बाद उनकी साड़ियों का नंबर आया, क्योंकि उस ज़माने में जरी की साड़ियाँ होती थी और वो सच्चा सोना होता था, साड़ियों में जो लगा होता था। सोना और चांदी जो भी थे, गहनों के बाद वो साड़ियाँ जलने लगीं और उनका वो बेचा जाने लगा। फिर भी काम नहीं चला और हम लोग अजीब से गरीबी में पल रहे थे, जहाँ 200-250 लोग थे और सब भूखे थे, और उसके साथ कंपनी का मालिक भी भूखा था, उनके बच्चे भी भूखे थे। इस वजह से मम्मी को छोटी छोटी जगहों पे नौकरी करनी पड़ी। टेम्पररी नौकरी होती थी। आज 6 महीने इस गांव में है, 6 महीने साल उस गांव में है, जहाँ भी हमारे, क्योंकि मम्मी का मेरा मानना था कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, जो मेरे फादर की फ़िलॉसफी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो कहते थे ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई जो स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है ज़िंदगी के किसी काम नहीं आती। वो पूरी फिलॉसफी में जीते थे। ये सब होते होते लेकिन मम्मी का ये मानना था, माँ मेरी मानती थी कि देखिए आपको पढ़ना, बच्चों को कल को नौकरी चाहिए पेट पालने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जिस भी गांव में या कस्बे में रहते थे, इस आत्मकथा में जो सबसे ज़रूरी मैंने वो लिया है, हम जिस गांव में रहते थे, जिन भी गांव में, उस ज़माने में नॉर्थ इंडिया में नाटक, नौटंकी को बहुत ख़राब दृष्टि से देखा जाता था। तो मैं जब स्कूल जाती थी, मैं अपनी कहानी कह रही हूँ तो मैं बताऊँगी, मुझे नहीं मालूम अनुभैया का अनुभव क्या है, उनका भी उससे ही कुछ वो रहा होगा, लेकिन हर व्यक्ति अपनी तरह से ज़िंदगी को देखता है। तो जब मैं वहाँ जाती थी स्कूल में, तो 2 चीज़ें होती थी। एक होता था मेरा टिफ़िन, जिसमें आधी रोटी होती थी, अचार होता था, और मेरी सहेलियों के टिफ़िन में पराठे होते थे, अच्छे माल होता था अच्छा खासा। वो मुझे कभी जब ऑफ़र करती थी तो कई बार लालच आती थी कि मैं खा लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता था मेरा छोटा भाई भूखा है, घर पे सब भूखे, तो वो रोटी मुझे वो नहीं भाती थी। छोटे से होने पे भी एक थोड़ा सा शायद सेंसिटिव थी और भावुक थी, तो नहीं खा पाती थी मैं। दूसरी जो चीज़ होती थी, तो मैंने टिफ़िन ले जाना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं टिफ़िन ले ही नहीं जाऊँगी, और सहेलियों से बोलती थी कि मैं तो बहुत खा के आती हूँ, तो मुझे दोपहर में भूख नहीं लगती। दूसरी जो चीज़ होती थी वो थी, मेरी सहेलियाँ, अगर मैं उनके घर कभी चली जाती थी तो वो मुझे कहती थी तुम हमारे घर मत आया करो।
तो मैं कहती तुम आ जाओ हमारे घर, तो बोलती थी नहीं तुम भी मत, हम भी नहीं आ सकते। एक सहेली थी नसीन, वो बोली अब्बा डांटते हैं, तुम नाटक नौटंकी की औरतें हो ना, तुम लोग अच्छी औरतें नहीं हो। अब ये जो त्रासदी है, ये शायद उतनी अन्नू भैया या रंजीत भाई या निखिल ने उतनी नहीं झेली होगी। ये जो सामाजिक उपेक्षा नाटक की वजह से, जो मैंने, और माँ तो मेरी जवान थी, खूबसूरत थी, बहुत बहुत विदुषी महिला थी। उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ था किराना घराने से, और आज मुझे कहते हैं बिल्कुल वो नहीं होता है। मेरी किताब में मैंने लिखा है, उन्होंने को म्यूज़िक डायरेक्टर वसंत देसाई ने अपनी फिल्म में 6 गाने पूरे दिए थे उनको गाने के लिए, पूरी फिल्म का गाना। लेकिन मेरी दादी ने कहा कि हम नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं, और माँ ने कभी गाने को परस्यू नहीं किया, कभी उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कभी उसकी कंप्लेन भी नहीं की। एक होता है ना बाबूजी को ताना, अरे आपकी वजह से मेरा ये हो, कब भी नहीं, कुछ नहीं। और ना कभी मैंने दोनों को, मेरे मदर फादर को ये देखा कि वो कभी ग्लोरियस पास्ट के बारे में बात कर रहे हो कि अरे हमारे पास क्या था, कभी जो है वो है। और कुछ मतलब एक अजीब से, मुझे तो लगता है कि हमने दो जो हमारे घर में संत थे उनको मिस कर दिया, क्योंकि हमें उस समय पता नहीं था कि सच में संत लोग कैसे होते हैं। और आज हम जब उनके बारे में जानते, जब हम अपनी ज़िंदगी जी जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि हम में कितनी कमियां हैं, हम इन चीज़ों को, इन चुनौतियों को बहुत अच्छे से ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर पाए, या हमने कहीं झूठ बोला, कई जगह झूठ बोला, कई जगह चालाकियाँ की, तब हमें ये होता है कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से ज़िंदगी सच्चे पे गुजारी होगी। तो